ठीक है भाई, पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर के जो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ा है ना तुमने, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां? नहीं पढ़ा? कितनी बार पढ़ाया होगा? कम से कम 3-3 4-4 बार तो पढ़ा ही दिया है। पहले फर्स्ट टर्म में पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद किस में, प्री बोर्ड में पढ़ाया था, प्री बोर्ड के बाद दोबारा पढ़ाया। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारी गलती है ना, तुमने ढेर सारा पैसा भी तो बचा लिया लेट ज्वाइन करके। देखो इधर, देखो, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है? राष्ट्र निर्माण का मतलब इसके अंदर तुम ऐसे लिखोगे कि आजादी के बाद जो भारत था, ठीक है, अगर सिर्फ भारत की बात करें तो उसके दो हिस्से हुए थे, एक तो ब्रिटिश भारत था और दूसरा कौन सा था? देसी रजवाड़े थे। तो उन सभी देसी रजवाड़ों को एक साथ मिलाकर क्या करना? अखंड भारत का निर्माण करना, वही क्या था? राष्ट्र निर्माण था। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण पूछे, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूछे, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूछेगा तो कहोगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाने की संकल्पना की गई थी, उसे ही क्या कहा जाता है? देसी रजवाड़े कहा जाता है। ठीक है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसका था? तो ये तुम्हें पता होगा, अगर पार्टी पूछे तो मुस्लिम लीग का था। ठीक है, और अगर वैसे कोई नेता पूछ ले तो नेता का नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसके बाद देखो, मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन इसीलिए किया गया था ताकि भारतीय राजनीति में जो मुस्लिमों का पक्ष है उसे सामने रखा जा सके। तो भारतीय राजनीति में मुस्लिमों का पक्ष सामने रखने के लिए किसका गठन किया गया था? मुस्लिम लीग का। किस नेता को सीमांत गांधी कहा जाता है? ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था तुमसे। ठीक है, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है भाई, ये नाम याद रखना, कौन थे सीमांत गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद देखो, हैदराबाद का विलय भारत में किस वर्ष में हुआ था? ये देखो, 1900 कुछ में तो होगा ही ना भाई, हुआ कब था? 1948 में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूछे या हिंदी में तुमसे पूछे विलय पत्र, ठीक है, क्या था? विलय पत्र। तो विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है? कि एक पत्र था जिस पर साइन कराकर, यानी जिस पर सिग्नेचर कराकर जो रजवाड़े थे उनको भारत के अंदर शामिल कराया जाता था। ठीक है, भारत के किस भाग में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराया गया? तो सबसे पहले जो चुनाव हुआ था मणिपुर में हुआ था। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? कि हर एक व्यक्ति जो एक निश्चित आयु तक पहुंच गया है, अब वो निश्चित आयु शुरुआत में 21 थी और अब कितनी है? 18 है। उसके पहुंचने के बाद उसको क्या होता है? वोट डालने का अधिकार दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव कौन कौन सा हो सकता है? लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग भेद हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो इन सब भेदभावों को हटाकर सभी को क्या करना? वोट डालने का अधिकार देना। आजादी के समय भारत के समक्ष पहली और तत्कालीन चुनौती क्या थी? तो वो वही थी क्या? देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना। 3 चुनौतियां थी। पहला, देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना यानी अखंड भारत बनाना। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र स्थापित करना। और तीसरी चुनौती क्या थी? विकास करना। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता के भाषण का संकलन है? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इसे हिंदी में बोला जाता है भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षित भेंट। ये याद रखना, तो चाहे भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षित भेंट बोले या ट्रस्ट विद डेस्टिनी बोले, ठीक है, दोनों का ही मतलब क्या है? कि भाई ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो भाषण दिया गया था आजादी की रात को, ठीक है, उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन है क्या? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय में आई समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें तुम चारों बता सकते हो, एक तो जूनागढ़ की थी, एक जम्मू कश्मीर की थी, एक मणिपुर की थी और हैदराबाद की थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की? ये तो पता ही होगा, क्या था बताओ? हाँ तो तुमने बोल दिया क्या था, पर क्यों मारा गया था? नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है। किस प्रकार के कार्य और मतों से संतुष्ट नहीं थे? हाँ, तो ऐसा था कि भाई नाथूराम गोडसे ये मानता था कि जो गांधी जी है वो मुस्लिमों के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं, जिस वजह से उसने उन्हें क्या की थी? गोली मारी थी। ठीक है, ये याद रखना है।
इसके बाद देखो, आजादी के समय देश के पूर्व और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे? देखो, अगर तुम पश्चिमी क्षेत्र में देखो, जूनागढ़ की समस्या थी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर तुम पूर्व में देखो तो मणिपुर की समस्या थी, और बाकी जो असम था तुम्हारा, वहां पर अलग अलग जनजातियां थी। तो पूर्व की यानी कि पश्चिम की जो गुजरात वगैरह की समस्या थी, जूनागढ़ की थी, वो तो समय के साथ साथ समाधान हो गया आजादी में। पर जो मणिपुर की समस्या थी, उसके बाद जो असम की पूरी समस्या थी, वो आजादी के बाद भी चलती रही। जैसे बाद में जाकर नागालैंड बना था, ठीक है, उसी में से अलग करके मिजोरम बनाया गया, तो ये सब बाद में बने थे। तो ये दो मुख्य अंतर थे, ठीक है। रजवाड़ों के विलय के लिए भारतीय सरकार का नजरिया क्या था? भारतीय सरकार का नजरिया लचीला था। लचीला समझते हो? कि जहां पर जोर की जरूरत थी, भारतीय सरकार ने जोर लगाया, और जहां पर आराम से काम निकल सकता था, वहां पर आराम से काम निकाल लिया, ठीक है। देशी रियासतों के भारत में विलय को समझाइए, तो इसमें तुम कोई सी भी दो लिख सकते हो। जैसे हैदराबाद की पूरी कहानी लिख देना, या जम्मू कश्मीर की लिख देना, या मन करे तो मणिपुर की लिख देना, ठीक है, या फिर जूनागढ़ की लिख देना, ठीक है। भारत को आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता क्यों थी? देखो, इस बात को याद रखना, राज्यों के पुनर्गठन का मतलब है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान क्या होता था, कि जैसे जैसे ब्रिटिश लोग क्या हुआ, किसी क्षेत्र को जीतते गए, उन्होंने भारत में क्या कर लिया, उसे शामिल कर लिया। कोई राज्य नहीं था, कोई डिफाइंड जगह नहीं थी, और कोई सीमा नहीं थी, ठीक है। उसी की वजह से क्या था कि अलग अलग प्रकार, अलग अलग धर्म जाति के लोग एक ही क्षेत्र में रह रहे थे, और उनके बीच में सामंजस्य नहीं था, यानी कि वो एक दूसरे के साथ ठीक प्रकार से रह नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए भारतीय सरकार को क्या करना पड़ा, आजादी के बाद राज्य पुनर्गठन करना पड़ा। किसके आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था, ठीक है भाई। तो आजादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर, यानी उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था, यानी उन्हें दोबारा से बनाया गया था। कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे आजादी के समय। ये याद रखना, कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क है? देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा। क्या करेगा? एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो नेहरू जी ने आजादी के तुरंत बाद ये घोषणा की थी कि अगर कोई मुस्लिम भारत में रह भी गया है, तो हम उसे भी उतने ही अधिकार देंगे और उन्हें भी उतना ही सम्मान देंगे जितना कि हिंदुओं को या अन्य धर्मों को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि माइनॉरिटीज के अधिकार क्या रहे, उनके पास रहे, यानी जो अल्पसंख्यक है उनके पास भी उतने ही अधिकार हो जितने की बहुसंख्यक या हिंदू समाज के पास है। तो ये सब कारण थे। 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा विस्थापन की त्रासदी का साल क्यों था? क्या जनसाधारण ने देश के विभाजन को आसानी से स्वीकार किया था? इसके पक्ष और विपक्ष में उत्तर दें। देखो, 1947 के साल में अभूतपूर्व हिंसा हुई थी क्योंकि 15 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हो गया था, और उस दौर में हमारे यहाँ से बहुत सारे मुस्लिमों को क्या करना पड़ा? पाकिस्तान जाना पड़ा, और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदुओं को क्या करना पड़ा? भारत आना पड़ा। तो उस दौर के अंदर बड़े स्तर पर क्या हुई? हिंसा हुई, पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हें याद रखनी है कि उस दौर में क्या क्या समस्या हुई थी। पहला तो जो पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ था उसकी वजह से समस्या हुई थी। दूसरा, अल्पसंख्यकों का कोई समाधान नहीं किया गया था, उसकी वजह से जो बड़े स्तर पर क्या हुआ था? दंगे हुए थे, ठीक है। तो क्या लोगों ने आराम से स्वीकार कर लिया था? बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है। अगर वो आराम से विभाजन को मान लेते तो दंगे होते ही नहीं, पर क्योंकि दंगे हुए थे इस वजह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने विभाजन को आराम से स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। सीमांत गांधी, क्या नाम बताया था अभी? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने भी इसका क्या किया था? विरोध किया था, पर विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जो फैसला हो गया था वो हो गया था, ठीक है। आजादी के बाद देश के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई? तो 3 चुनौतियां थी। पहला तो वही अखंड भारत बनाना, दूसरा लोकतंत्र स्थापित करना, और तीसरा विकास करना, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, कौन सा? इसमें यही बताया ना कि विस्थापन की वजह से क्या क्या समस्याएं हुई, और किस तरीके से जो विभाजन हुआ था भारत का वो सही था या नहीं था। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ था, पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया था, आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा किसके अंदर है? भारत के अंदर है। भारत का पंजाब तो सुना ही होगा ना तुमने। और बंगाल के साथ भी यही हुआ था। बंगाल का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, और आधा हिस्सा हमारे पास था जिसे हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, ठीक है। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जिसके कारण बहुत सी समस्या उत्पन्न हुई। उन सभी समस्याओं का क्या करें? वर्णन करें। देखो, इस आधार पर किया गया था कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान,
और जहां पर हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान। पर दो राज्य ऐसे थे जहां पर मुस्लिम और हिंदू ज्यादा थे, जैसे पंजाब और बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं था, बंगाल था। ठीक है, बंगाल। तो फिर क्या किया गया, पंजाब और बंगाल का विभाजन किया गया। दूसरी क्या समस्या थी कि भाई इन सब लोगों को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत में कहीं और मुसलमान ही नहीं रह रहे, या फिर जो मुसलमान बहुल क्षेत्र है वहां पर हिंदू रह ही नहीं रहे। तो उनकी समस्या का कोई समाधान हो ही नहीं पाया था, जिस वजह से बड़े स्तर पर क्या हुए थे, दंगे हुए थे। पाकिस्तान से हिंदुओं को भागना पड़ा, तो हिंदुस्तान से मुस्लिमों को भागना पड़ा। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है और इसकी स्थापना क्यों आवश्यक थी। राज्य पुनर्गठन वो आयोग था जिसे ये निर्धारित करने के लिए बनाया गया था कि भारत में राज्यों की सीमा किस आधार पर होगी। ठीक है, यानी कौन से राज्य की बाउंड्री कहां तक जाएगी, पहली चीज। दूसरा, इसे किस आधार पर बनाया गया था, तो इसे भाषा के आधार पर बनाया गया था कि भाषा के आधार पर क्या किया जाएगा, राज्यों का विभाजन किया जाएगा। इसकी स्थापना करना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि देश में बड़े स्तर पर क्या हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, और लोग मांग कर रहे थे क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि आजादी के बाद वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। तो इसीलिए लोग मांग कर रहे थे, इसका गठन किया गया और बाद में जाकर राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया। 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद देखो, दूसरा आएगा नहीं तुम्हारा, तीसरा आएगा। देखो, नियोजन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन कर करके तो तुम परेशान हो गए होगे अब तक। नियोजन का मतलब क्या है, प्लानिंग करना, यानी वर्तमान के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए क्या करना, योजना बनाना। ठीक है, और उन्हें पाने के लिए, यानी लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के लिए योजना बनाना। ठीक है, योजना आयोग क्या था, तो योजना आयोग वह संस्था थी भारत के अंदर जो क्या करती है, योजनाएं बनाया करती थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो जब हम 5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो 5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पाने की जो योजना बनाई जाती थी उसे पंचवर्षीय योजना कहते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, कृषि पर। हरित क्रांति क्या थी, तो हरित क्रांति भारत के खाद्यान्न उत्पादन का वह दौर था जिसके अंदर बड़ी तेजी से, ठीक है, जो अनाज है जैसे कि चावल हो गया और गेहूं हो गया, उसके उत्पादन में क्या आई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, भूमि सुधार का अर्थ बताइए, तो भूमि सुधार का मतलब है कि जो कृषि की जाती थी हमारे देश के अंदर, उसके अंदर क्या करना, सुधार करना। जैसे पहला क्या किया जाता, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था। खंडित जो जोते थे, यानी जो छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, उन सबको मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया गया था। उन्हें अच्छी लोन वगैरह उपलब्ध कराना। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या करना, व्यवस्था को सुधारना। तो ये भूमि सुधार थे। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर ही थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण होते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 1960 के खाद्य संकट का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था, तो अगर हम देखें तो उत्तर क्षेत्र के अंदर अधिक था। उत्तर में जो था ज्यादा प्रभाव था, दक्षिण में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। ठीक है, श्वेत क्रांति क्या थी, जो दूध का उत्पादन बढ़ा देश के अंदर, उसे ही क्या कहा गया, श्वेत क्रांति कहा गया। 1969 में सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो 14 बैंक थे। कितने बैंक थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अमूल तो कंपनी का नाम है ना, क्या तो गाय मैन कैसे हो सकती है। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। नाम याद रखना इनका, वर्गीस कुरियन। ना ना, नीति आयोग क्या है भाई, नीति आयोग, योजना आयोग को परिवर्तित करके ही आगे जाकर क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। भारत के लिए विकास पश्चिमीकरण से किस प्रकार अलग था, देखो पश्चिमी देशों के लिए विकास का मतलब था उद्योगीकरण, यानी उद्योगों को बढ़ाना और आराम से क्या हो जाएगा, उनका विकास हो जाएगा। ठीक है, भारत के अंदर ऐसा नहीं था, भारत में उद्योगों को भी बढ़ाना था, साथ ही साथ कृषि का भी विकास करना था, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या किस पे डिपेंडेंट थी, कृषि पर। और सब अगर उद्योग खोल लेंगे तो कच्चा माल कहां से आएगा, कच्चा माल तो कृषि से ही आएगा ना। और अगर मान लो सभी उद्योग चलाएंगे तो खाद्यान्न कहां से आएगा,
ठीक है, खाओगे कहां से? तो इसीलिए कृषि का भी विकास करना था और उद्योगों का भी विकास करना था। इस वजह से भारत के लिए जो विकास था वो क्या था? कृषि से, यानी भारत पश्चिमी देशों से क्या था? अलग था। ठीक है, इसके बाद देखो वामपंथ और दक्षिणपंथ से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में याद रखना। देखो वामपंथी लोग कौन से होते हैं? वामपंथी जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? गरीबों के बारे में। और दक्षिणपंथी कौन से होते हैं? जो अमीरों के बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर नीतियां कौन सी पता नहीं। देखो दक्षिणपंथी वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई जो देश के अंदर नीतियां बननी चाहिए वो इस आधार पर बननी चाहिए कि भाई सभी जो नीतियां हैं उनसे अमीरों को क्या हो? लाभ हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो वामपंथी है वो ये कहते हैं कि ऐसी नीतियां बनाओ जिससे गरीबों को लाभ हो। तो जो गरीबों के भले के लिए सोचते हैं वो वामपंथी, और जो अमीरों के भले के लिए सोचते हैं वो दक्षिणपंथी। केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं? तो केरल मॉडल के अंतर्गत क्या किया गया था कि केरल की सरकार ने आधारिक संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल्स, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से केरल ने क्या की? तेजी से तरक्की की। ठीक है, जहां हम इधर बाकी चीजों के लिए लड़ रहे थे वहीं केरल इन सब चीजों पे ध्यान दे रहा था, और इस वजह से क्या हुआ? उसका ज्यादा विकास हुआ। ऑपरेशन फ्लड किस चीज के उत्पादन से संबंधित था? तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध। पंचवर्षीय योजना से भारत को क्या लाभ हुआ? ये तो बता सकते हो, तुम बताओ कैसे? क्या? कैसे? कैसे? ये तो सबको पता ही है। बताओ। देखो पंचवर्षीय क्या? हाँ, कृषि की वजह से क्या? देखो हुआ क्या, पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से, इधर देखो, इधर इधर अब इधर देखो, पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से सरकार हर क्षेत्र पर ध्यान दे सकी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देकर कृषि की समस्याओं को दूर किया गया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, उसमें उद्योगों के लिए नीतियां बनाई गई। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से सरकार ने हर क्षेत्र पर ध्यान देकर उसके विकास के लिए काम किया। विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी, ये बताओ। विकास को लेकर देखो तुम विकास को ना ऐसे मत देखो, ठीक है? एक तो वो कितना शांति से बैठते हैं, ठीक है, तुम उन्हें बेकार में परेशान करते रहते हो। देखो कितना शांति से बैठे हुए हैं अपना। विकास को लेकर मुख्य बहस क्या थी? तो दो लोग थे अभी बताए ना ऊपर, एक तो दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। वामपंथी चाहते थे कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिनसे गरीबों का भला हो, ठीक है, और दक्षिणपंथी चाहते थे कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे अमीरों का लाभ हो। सरकार ने क्या किया? सरकार ने बीच का रास्ता निकाला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, गरीबों के लिए भी काम करेंगे, अमीरों के लिए भी काम करेंगे। पर हर बीच का रास्ता किसी को पसंद थोड़ी ना आता है। समय आगे जाकर दक्षिणपंथियों ने कहा कि भाई सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, ठीक है, और वामपंथियों ने कहा कि सरकार अमीरों के लिए काम कर रही है। जबकि सरकार ने सोचा था कि दोनों के लिए काम हो। ठीक है, तो हर कोई ये थोड़ी ना देखता, वो ये नहीं देखते कि हमारे को कुछ तो मिला, वो ये देखते हैं जो हमें नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली दक्षिणपंथी इसीलिए चिंतित थे कि भाई गरीबों के बारे में क्यों सोच रहे हो, सारा अमीरों का ही कर दो। वामपंथी इसीलिए चिंतित थे कि अमीरों के लिए क्यों सोच रहे हो, गरीबों का ही कर दो। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि देश के अंदर किसी को भी खुश करना क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम किसी के लिए अच्छा करने जाओगे तो दो चार ऐसे निकल ही आएंगे जो बोलेंगे ये गलत कर रहे हो तुम। ठीक है, भारत में कृषि सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो पहला मैंने तुम्हें बताया था, जमींदारी व्यवस्था को क्या किया गया? खत्म किया गया। ठीक है, दूसरा क्या किया गया? चकबंदी की गई थी।
चकबंदी। चकबंदी वर्ड याद रखना, इसका मतलब वही होता है कि छोटे छोटे खेतों को आपस में मिलाकर क्या करना, बड़े खेत बनाना। ठीक है। जो कृषक थे, कृषकों को शिक्षित किया गया। तो इस तरीके से कृषि क्षेत्र में क्या किए गए थे, सुधार करने की कोशिश की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस बात पर बल दिया गया, तो इसमें बल दिया गया था उद्योगों पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से मॉडल मौजूद थे, तो दो थे, एक तो कौन सा, पूंजीवादी, और दूसरा कौन सा, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी किसका था? ठीक है, और पूंजीवादी किसका था? ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना से कैसे अलग थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में, शांत रहो, शांत शांत। ठीक है, पहले में कृषि पर ध्यान दिया गया था, दूसरे में उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। हरित क्रांति क्या थी, अभी ऊपर बताया था, वो दौर जिसके अंदर भारत में खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है। और हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम लिखो। सकारात्मक क्या थे, देखो, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। ठीक है। उसी के साथ साथ क्या हुआ, किसानों की आय बढ़ी। देश के अंदर पहली बार व्यावसायिक कृषि की शुरुआत हुई। यानी पहले लोग कृषि करते थे अपनी जरूरतों की पूरा करने के लिए, अब वो करने लगे किस लिए, कि वो उस सामान को बेच भी सके। ठीक है। नुकसान क्या क्या हुए, तो नुकसान ये हुए कि देखो, सिर्फ कुछ किसानों का फायदा हुआ, जिनके पास पहले से संसाधन थे, सिर्फ उन्हीं का फायदा हुआ। दूसरा क्या फायदा हुआ कि भाई, दूसरा क्या नुकसान हुआ कि सिर्फ कुछ ही खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, जैसे चावल और गेहूं, बाकियों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। उसी के साथ साथ सिर्फ कुछ ही राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा। बाकी राज्यों में हरित क्रांति का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। योजना आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, उन्हें लागू कराना, उनकी देखरेख करना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान करना, और अगली पंचवर्षीय योजना में उन सभी समस्याओं को नजर में रखते हुए, जो कि पिछली पंचवर्षीय योजना में हुई थी, उन सबको नजर में रखते हुए क्या करना, अगली पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना को विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो इसमें तुम्हें वही बताना है कि कृषि के सुधार के लिए काम किए गए। ठीक है, कृषि और भूमि सुधार किया गया, जिसमें चकबंदी हो गई। उसी के साथ साथ क्या था? चकबंदी था, जमींदारी को समाप्त करना था, किसानों को शिक्षित करना था। ठीक है। हरित क्रांति के मुख्य रूप से कौन से अनाज का उत्पादन बढ़ा? तो एक तो गेहूं और एक चावल। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। नीति आयोग में क्या क्या समस्याएं थी? पहले तो राज्य के प्रतिनिधित्व की, और दूसरा कौन सा, संसाधनों के बंटवारे की। ठीक है। अब नीति आयोग में क्या किया गया, हर राज्य के मुख्यमंत्री को इसके अंदर शामिल किया गया है, और संसाधनों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। रहने दो भाई, रहने दो। ठीक है। आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख प्रमुख मतभेद क्या थे, इनको कैसे सुलझाया गया? तो प्रमुख मतभेद वही थे जो अभी ऊपर बताए थे, कि वामपंथी चाहते थे गरीबों के हित में नीतियां बने, और दक्षिणपंथी क्या चाहते थे? ठीक है, कैसे सुलझाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाकर। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि का विवाद चला, इसमें क्या क्या तर्क दिए गए? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तो वहां पर यह बात आई कि कृषि पर भी ध्यान देना क्या है, जरूरी है। तो देखो, समस्या क्या है, अभी मैंने शुरू में बताया था कि अगर सभी लोग उद्योग खोल लेंगे, तो फिर कच्चा माल कहां से आएगा, अनाज कहां से आएगा? अगर सभी लोग कृषि करेंगे, तो फिर देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि असली विकास किसमें होता है? उत्पादन में होता है। तो इन सब वजहों से क्या हुआ? ठीक है, इन सब वजहों से क्या हुआ कि दोनों देशों, यानी दोनों पक्षों के बीच में क्या था? भेद था। ठीक है। हाँ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक उद्योगों के, हाँ, सार्वजनिक क्षेत्रों या सार्वजनिक उद्योगों, दोनों सेम ही है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योग ही होंगे ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, उनके उद्देश्य क्या क्या होंगे? देखो, पहला कि भाई ऐसे वर्ग को सुविधाएं पहुंचाई जाए जो कि उन सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी जो खरीद नहीं सकता। समाज के अंदर क्या स्थापित की जाए? समानता स्थापित की जाए। ठीक है। और गरीब वर्ग के लिए क्या किया जाए? सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उसी के साथ साथ देश के अंदर समान विकास पर जोर दिया जाए। ठीक है। साथ ही साथ क्या किया जाए कि सरकार अपनी तरफ से खर्चा कर रही है ना, तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, जैसे तुम ये सोच के देखो कि सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल किस लिए है? अमीरों के बच्चे तो पढ़ ही रहे,
ठीक है, तो किसके लिए है? ऐसे वर्ग के लिए जो कि शायद अगर सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल ना हो तो वो पढ़ लिख या फिर अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उन सभी के लिए। हरित क्रांति क्या है? ये तो अब तुम्हें रट ही गया होगा। इसे क्यों लागू किया गया? क्योंकि देश में खाद्यान्न संकट था। किसानों को क्या लाभ हुआ? तो किसानों को आर्थिक मदद मिली, उन्हें शिक्षा मिली, उन्हें ये पता चला कि किस चीज की कृषि करनी चाहिए, किस चीज की नहीं करनी चाहिए। देखो इसमें लिखा है कि शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, अगर सब कुछ निजी कर दिया जाता तो भारत का विकास कई ज्यादा बेहतर तरीके से होता। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है। पक्ष में तुम ये लिख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि राज्य के अंदर सभी उद्योगों का विकास करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा मौका नहीं मिला, और अगर उसे मौका मिलता तो स्थिति क्या हो पाती और बेहतर हो पाती। विपक्ष में तुम ऐसा लिख सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि उस दौर में जब देश आजाद हुआ था तो अगर सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाता तो देश के लिए विकास भले ही तेजी से हो जाता पर असमानता और बढ़ जाती, यानी गरीब और गरीब हो जाता, अमीर और अमीर हो जाता। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि बीच का रास्ता अपनाया। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण रखा पर कुछ क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को शुरुआत करने की छूट दे दी। ठीक है, जुगाड़। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने का निर्णय सही था या नहीं था? ये वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि सार्वजनिक क्षेत्र को जो मजबूत बनाया गया उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो बिल्कुल हुआ, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी उद्योग थे बाकी के, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े सरकार ने क्या किया, पैसा लगाया तो बड़े बड़े उद्योग खुल सके। आम जनता के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो पैसा लगा सके और बड़े उद्योग खोल सके। दूसरा क्या हुआ, देश के अंदर जो जरूरी चीजें थी वो देश में ही बनने लगी। ठीक है, तो हमारी विदेशी मुद्रा भी बची। तीसरा फायदा क्या हुआ कि भाई जो देश का विकास होना चाहिए था उस क्षेत्र में, ठीक है, वो सिर्फ तभी हो पाता जब सरकार अपना हस्तक्षेप करती। निजी क्षेत्र अगर हस्तक्षेप करता तो वो लाभ कमाने पर जोर देता, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता भी नहीं बढ़ती और साथ ही साथ लोग उसे क्या नहीं कर पाते, अफोर्ड भी नहीं कर पाते। 1966-67 के खाद्य संकट व जोनिंग के प्रभाव लिखे, यह भारतीय कृषि नीति को किस प्रकार नई दिशा दे गया? जोनिंग का मतलब क्या होता था? जोनिंग समझ लो, इसके अंदर कुछ जोन बना दिए थे, तो अगर तुमने इस क्षेत्र में उत्पादन किया है तो तुम सामान इसी क्षेत्र में बेच सकते हो। ठीक है, इससे बाहर ले जाकर बेच नहीं सकते। इससे क्या होता था कि हर क्षेत्र के अंदर कृषि का उत्पादन समय के साथ साथ क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, तो ये था जोनिंग। इससे कृषि को क्या फायदा हुआ कि भाई कृषकों को ज्यादा उपलब्धि मिली कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों में ही सामान बेच पाएंगे। ठीक है, वरना क्या होता कि मान लो जिस क्षेत्र में डिमांड ज्यादा है तो बाहर से लोग आकर उस क्षेत्र में बेचने लगते, उससे क्या होता, समस्या होती। ठीक है, दक्षिणपंथी और वामपंथी खेमे ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आलोचना की। ये मैंने तुम्हें बताया कि सरकार ने क्या किया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई थी ताकि अमीरों का भी भला हो जाए, गरीबों का भी भला हो जाए। ठीक है, पर ऐसा लोगों को लगता थोड़ी है। अमीरों ने कहा कि हमारा भला नहीं हो रहा क्योंकि तुम गरीबों को छूट दे रहे हो, गरीबों ने कहा कि हमारा भला नहीं हो रहा क्योंकि तुम अमीरों को दे रहे हो। तो वामपंथियों ने कहा कि क्योंकि तुमने मिश्रित अपनाई है तो निजी क्षेत्र होने की वजह से गरीबों को नुकसान हो रहा है। और दक्षिण पंथियों ने कहा कि भाई क्योंकि तुमने क्या अपनाई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो सरकारी क्षेत्र होने की वजह से किसको, उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सरकार ने दोनों को खुश करने की कोशिश की और दोनों में से कोई भी खुश नहीं हुआ। समझ गए? ठीक है, नीति आयोग के गठन और कार्य लिखो। ये अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, ऊपर बताया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म पता है ना तुम्हें? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके कार्य क्या है, वही देश के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, विभिन्न नीतियों पर क्या करना, नजर रखना। उसी के साथ साथ तुम्हें दो तीन चीजें याद रखनी है, क्या क्या परिवर्तन किया गया है। पहला तो संसाधन आवंटन का परिवर्तन किया गया है, और दूसरा क्या परिवर्तन किया गया है कि किस तरीके से इसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। किसमें? संचालन परिषद में। किसमें? संचालन परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे दो चैप्टर। अब दो करेंगे कल। कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है, 3 दिन में निपट जाएंगे। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? 20 तारीख को है ना पेपर, यानी मंडे को। जूनागढ़ की समस्या बस यही थी कि देखो वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे, जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। तो वहां पर पहली बार क्या कराया गया था, वोटिंग कराई गई थी, और वोटिंग के अंदर कौन जीत गया? भारत जीत गया। तो वो भारत में शामिल हो गया। पर इतने में राजा ने जाकर वहां पर हस्ताक्षर कर दिए थे पाकिस्तान में शामिल होने के लिए।
ठीक है, तो उसको रद्द करके, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि हम भारत में शामिल होंगे, तो उसी के आधार पर क्या कर दिया गया था, जूनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, हाँ, यानी कि राजा की बात नहीं मानी गई थी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब मणिपुर में हुआ, तो मणिपुर में लोग अलग रहना चाहते थे, राजा भारत में साइन कर चुका था। अब भारत फंस गया, क्यों फंस गया कि वहां पर तुमने राजा की बात नहीं मानी, लोगों की बात मानी। अब यहाँ पर राजा तुम्हारे हित में पर लोग तुम्हारे विरोध में, अब करें तो करें क्या। ठीक है, हाँ, तो वहां पर उन्होंने वोटिंग करा दी, वोटिंग के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करा दिया और मणिपुर भी शामिल हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि भाई भारत की नीति क्या थी, लचीली थी। क्या थी, लचीली थी। हैदराबाद से कुछ समय, जम्मू कश्मीर की समस्या से कुछ समय पहले क्या हुआ था, जूनागढ़ शामिल हुआ था। ठीक है, हाँ, नहीं उससे पहले, यानी वो तो बात की बात हो गई। नहीं, हैदराबाद से पहले। हाँ, ठीक है भाई, तो आई होप कि क्लियर होगा सब, सही है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में।